एक मिडिल क्लास आदमी जितना पैसा कमाता है ना, उसका ज़्यादातर हिस्सा तो पेट्रोल में, ईएमआई में, बच्चों की फीस इसी में चला जाता है। बेचारे की मुश्किल से तो सेविंग हो पाती है। भगवान न करे ऐसे टाइम पे अगर घर में बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो सालों की सेविंग एक दिन में फूक जाती है। और अगर भूल के भी ये हादसा उस व्यक्ति के साथ हो जाए जो घर का कमाऊ पूत है, जो कमा के लाता है, तो भैया सेविंग तो गई जो गई, आगे की कमाई पे भी भट्टा बैठ गया। इंडिया में आज भी 70% परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से सिर्फ एक बीमारी दूर है। घर में एक बीमारी, एक एक्सीडेंट और वो सब गरीब। और ये नंबर आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि इंसान की कमाई क्या रेट से बढ़ती है? 5%, 8%, अरे 10%। ये मेडिकल के बिल बढ़ रहे हैं 14% की रेट से। यानी जो ऑपरेशन आज 10 लाख में होता है, अगले साल होगा 11,40,000 में, और 2 साल बाद होगा 13 लाख में। हर 5 साल में खर्चा डबल हो रहा है। 5 साल बाद ये ऑपरेशन 20 लाख में और 10 साल बाद 40 लाख में होगा। इतना सब हो सकता है एक आम आदमी के साथ, लेकिन फिर भी मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में जनता को समझ ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जिनको पता है वो सोचते हैं बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, और जिन्होंने लिया है उम्मीद से बहुत कम लिया है, या फिर ऐसी टर्म्स कंडीशन के साथ लिया है कि जिस दिन क्लेम की जरूरत आएगी ना, उस दिन मिलेगा ही नहीं। तो आज की वीडियो एक प्रयास है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी अवेयरनेस मिले। कुछ ऐसे टर्म्स, कोपे, रूम रेंट की कैप, टॉप अप, सुपर टॉप अप, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इन शब्दों के जंजाल में उलझ के रह जाते हैं, और क्लेम के टाइम पे हाथ में कुछ मिलता ही नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक एक टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप खुद सही समझ से डिसीजन ले पाएं और कोई भी एजेंट भविष्य में कभी भी आपको इस बात में मूर्ख न बना पाए। तो अगर आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने वाले हैं या ले चुके हैं, रिन्यू का टाइम आ गया है, या फिर रिन्यू का टाइम भी नहीं है, फिर भी इस वीडियो को चला के अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी का रिव्यू जरूर करना कि भैया कितने पानी में हो। तो जनता जनार्दन की जय बोल के कर दें वीडियो की शुरुआत। अब हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेना है वो बताऊंगा, पर उससे पहले एक बार दिमाग में दोबारा बैठा लो कि क्यों लेना है। ऐसा कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, पर ये लाइन उसी को समझ में आती है जो बीमार पड़ता है या जिसके घर में कोई बीमार पड़ता है। स्वस्थ आदमी को लगता है अपने काय बात की टेंशन। तो मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए लेना है कि जब घर में बीमारी आए, खुद के आए या परिवार में किसी सदस्य के आए, तो उस बीमारी की वजह से आपकी भविष्य की प्लानिंग न डिस्टर्ब हो जाए, सारी सेविंग न खत्म हो जाए, एफडी न तोड़वानी पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इलाज से समझौता ना करना पड़े कि बड़े हॉस्पिटल नहीं छोटे से करवा लेते हैं, ये सर्जरी नहीं दवाई दे देते हैं, बेस्ट से बेस्ट इलाज मिले, बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले। तो इस बीमारी का मेंटल दर्द आपको हो, इमोशनल दर्द हो, लेकिन फाइनेंशियल दर्द ना हो, इसलिए पॉलिसी करानी है। तो ये बीमारी जो आपकी सेविंग और भविष्य चौपट कर सकती है, उसके अगेन प्रोटेक्शन है, वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस। क्योंकि सुख के सब साथी, दुख में न कोई, अपना पैसा ही आड़े आएगा बंधु। अरे राहुल भाई कन्विंस हो गए? अब इतना मत डराओ, डर लगने लग गया अंदर से। आप तो ये बताओ लेना कब है? हेल्थ इंश्योरेंस लेने का बेस्ट टाइम है जब तुम यंग हो, जब तुम हेल्दी हो, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। ऐसे टाइम पे लेने पे इंश्योरेंस बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन राहुल जी जब यंग है, हेल्दी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों बिना बात पैसा वेस्ट करना? जब थोड़ा बूढ़े होंगे, जब थोड़ी बीमारी आएगी, तब ले लेंगे, तभी होगा पैसा वसूल। अच्छा बहुत तेज हो रहे हो? तो ये जितने तेज लोग हैं ना, उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ़ नहीं बैठी। इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि अच्छा ये इतनी उम्र करके आया है, कोई ना कोई साला बीमारी लेके आया होगा। तो नॉर्मली इंश्योरेंस कराते ही कुछ वेटिंग पीरियड नाम की चीज़ होती है। तो वो आपको ऐसा नहीं कि आपने आज पॉलिसी कराई और अगले दिन बीमारी हुई और तीसरे दिन पैसा मिल गया, ना जी ना। एक वेटिंग पीरियड होता है, और उस वेटिंग पीरियड के बाद ही आप एलिजिबल होते हो। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड 30 दिन से 90 दिन का अलग अलग पॉलिसी में होता है, लेकिन अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वेटिंग पीरियड और है। जैसे मान लो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, इंश्योरेंस के टाइम पे पता पड़ा है इनके तो पहले से डायबिटीज है, तो बोले इसके तो आज डायबिटीज होने के बाद आया लेने, तो पहली बात मोस्ट ऑफ द केस में तो हो सकता है कर भी ना। पर अगर कर भी दिया तो बोलेंगे जी ऐसा है कि तुम्हारा वेटिंग पीरियड है 3 साल, 3 साल तक कोई क्लेम नहीं है, 3 साल के बाद चौथे साल कुछ होगा तो देखेंगे। या कुछ इन्होंने लिस्ट बना रखी है स्लो ग्रोइंग डिजीज की, कि कुछ डिजीज ऐसी है जो होनी तो अभी कि आंख में थोड़ी प्रॉब्लम अभी चालू होने लग गई है, पर अभी जरूरत नहीं है, 6 महीने बाद ऑपरेशन करा लेंगे, साल भर बाद करा लेंगे। तो ऐसा आदमी अगर ज्वाइन करता है तो उसको कहते हैं भाई स्लो ग्रोइंग डिजीज है ना, इसका भी एक टाइम है, 2 साल है भाई, 2 साल वेटिंग पीरियड, फिर करना। तो जितनी ज़्यादा उम्र या जितनी ज़्यादा बीमारी लेके आप जाओगे, आपको अलग अलग वेटिंग पीरियड में फंस जाओगे, प्रीमियम भी जाएगा और इलाज का भी नहीं मिलेगा। और बल्कि जब आप यंग आदमी हो, उस टाइम पे अगर आपने ये चीज़ें ले ली तो फ़ायदा क्या होगा?
कि अब 20-22 साल की उम्र मिली, कोई बीमारी कुछ नहीं है, ये 2 साल 3 साल 5 साल के सब पीरियड कट जाएंगे और जिस दिन होगा तुरंत क्लेम मिलेगा। राहुल जी कितने अमाउंट का लेना है? देखो अमाउंट डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पे हो, जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे खर्चा किस तरह का होता है। आप दिल्ली रहते हो या दौसा, खर्चा होगा वैसा। एक आपकी प्रेफरेंस पे फर्क पड़ता है। एक आप बोलते हो किसी भी हॉस्पिटल में करवा लेंगे, सब हॉस्पिटल अच्छे हैं तो ठीक ठाक खर्चे में काम होता है। आप ये तो निजी ब्रांडेड में जाएंगे, 5 स्टार हॉस्पिटल में जाना है हमको, तो भैया फिर जितना बड़े आपके शौक है, जैसी आपकी प्रेफरेंस है, वैसे उतना ही बड़ा कवर आपको लेना चाहिए। मिनिमम कवर बोलूँ तो 5-10 लाख से नीचे तो क्या लोगे, इतने देर में तो कुछ भी नहीं हो रहा आज के डेट में। राहुल जी हमारे परिवार में मम्मी है, पापा है, वाइफ है, किस किस का इंश्योरेंस ले, मेरे अकेले के लेके काम चलेगा या सबका लेना चाहिए, क्या करें? देख मेरे भाई, 2 तरह की पॉलिसी होती है। एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, एक होती है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब है मैं राहुल मालोदिया, मैंने पॉलिसी कराई 10 लाख रुपए की, तो अगर मुझे कुछ भी हुआ 1 साल के अंदर और वो पॉलिसी में कवर है तो 10 लाख तक का इलाज तो मेरा तो हो जाएगा, लेकिन हाँ मेरी वाइफ के कुछ हुआ, बच्चे के कुछ हुआ, फिर नहीं मिलेगा उनको। तो अगर आपके घर में जितने परिवार के सदस्य हैं और आपको उनकी टेंशन है तो या तो ऑप्शन है कि घर में 4 लोग हैं, 4 की 4 पॉलिसी करा दी। दूसरा है कि हम इंडिविजुअल पॉलिसी पे नहीं जाते, फैमिली फ्लोटर पे जाते हैं। कहते हैं ना चारों की मिलकर एक पॉलिसी करा देते हैं। हाँ उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेना, भाई 1 का 10 करा रहे हो तो 4 का 40 मत कराना, पर 4 का कम से कम 20-25 तो करवा ही लेना। अब उसमें क्या होगा कि मान लो 25 लाख का है 4 जनों का, पिताजी की कुछ हुआ, उनके 8 लाख काम में आ गए, कोई बात नहीं, अभी भी 17 लाख बाकी है, बाकी तीनों में से किसी के कुछ होगा काम में आ जाएगा। या भाऊजी की भी दोबारा कुछ हुआ तो इस 25 लाख में से काम आ जाएगा। लेकिन फैमिली फ्लोटर कराते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है एज पे, यंग बंदे का कम, बड़े आदमी का ज़्यादा। अब आपने 4 जनों की पॉलिसी ली, आपकी वाइफ की, मम्मी की, पापा की, और सबसे बड़े आपके पापा, उनकी एज निकल गई 65, वो चारों का प्रीमियम 65 के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे राहुल जी तो महंगी पड़ गई, क्या करें? तो नॉर्मली अगर आप ऐसा करा रहे हैं तो सेम एज ग्रुप वालों की कराओ, मम्मी पापा की एक करा देना, खुद की वाइफ की एक करा देना, और दोनों पॉलिसी पे 80D में एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी, इनकम टैक्स में छूट। तो सस्ते का सस्ता पड़ गया, कवर का कवर हो गया, छूट की छूट मिल गई। पॉलिसी कौन सी वाली लेनी है ये समझ में आ गया, कितने अमाउंट की लेनी है ये समझ में आ गया, क्यों लेनी है ये समझ में आ गया। अब ले कहाँ से और क्या प्रोसेस फॉलो करें ये बता दो, और किन किन चीज़ों में मटक जाते हैं और उससे बचना है ये बता दो। तो अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी तक तो चल रहा था वार्म अप, असली वीडियो चालू होती है। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, अलग अलग एजेंट से मिलो, सब अलग अलग पॉलिसी देंगे, उनको सबको इकट्ठी करना, एक जगह कंपैरिजन करना, और फिर तब जाके आपको जो पसंद आए ले लेना। और एक उससे भी सरल तरीका आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या गए, वीडियो के गए डिस्क्रिप्शन में, ये रहा लिंक, इसको अपन ने किया क्लिक। ये पूछ रहा भैया आपसे डिटेल, मेल फीमेल, मेल हो फीमेल हो डाल दिया, अपने लिए ले रहे हो, बच्चे के लिए, सारी चीज़ जो डालनी है डाल दी, इसको कर दिया कंटिन्यू। एज पूछा, एज डाल दी, जगह पूछी, जगह डाल दिया, आपका नंबर पूछा, नंबर डाल दिया। आपसे पूछ रहा भैया कोई बीमारी है एडिशनली, अभी कोई बीमारी डायबिटीज़, बीपी, थायराइड है तो बता दो। तो भाई साहब अगर ये बताओगे इससे थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा आएगा, और नहीं बताओगे तो इससे प्रीमियम थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर आपने एक पास बीमारी है और झूठ बोल गए और बाद में पता पड़ गया कि पॉलिसी के टाइम पे झूठ बोला था, पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो चाहे 100, 200, 300 रुपये प्रीमियम के बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर 100% ईमानदारी के साथ आपको ये चीज़ भरनी है। तो भैया अपने अभी कोई बीमारी नहीं है, अपन ने डाल दिया नन ऑफ दिस, आगे चले गए। ये पॉलिसी बाजार ने सारे के सारे जितने भी ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल थे सामने खोल दिए। अब यहाँ पे पहला कॉलम आता है भैया कवर का, कि कवर भैया यानी कितने रुपए का आपको लेना है। अब यहाँ पे आप कह रहे हो राहुल जी जैसा आपने बताया यार हमको तो ऐसा लगता है कि यार 20 लाख रुपए का लेना चाहिए, पर जितना ज़्यादा सेलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रीमियम बैठेगा। तो क्या करें, शुरुआत में ऐसा नहीं कि बहुत मोटा कवर लेने की जरूरत नहीं है, 5 लाख 10 लाख का बेसिक कवर ले लो। तो आपने कहा राहुल जी 10 लाख का अगर मैं बेसिक कवर ले लूँ, जरूरत अगर 25 लाख की है तो क्या करेंगे? एक चीज़ होती है टॉपअप और सुपर टॉपअप। तो भैया एक तो तरीका है कि मुझे 25 लाख का इंश्योरेंस चाहिए तो 25 लाख का बेस इंश्योरेंस ले लिया, उसमें प्रीमियम आएगा ज़्यादा। और एक दूसरा तरीका है कि मैं 10 लाख का ले लेता हूँ बेस इंश्योरेंस और 15 लाख का करा लेता हूँ सुपर टॉपअप। 2 ऑप्शन आएंगे मेरे पास, टॉपअप और सुपर टॉपअप। तो सुपर टॉपअप कराना है, टॉपअप नहीं कराना है। तो ऑप्शन अभी आपको इस समय नहीं दिख रहा, जब फाइनल पे पहुंचोगे तो दिख जाएगा, तब मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आगे जाते हैं, शॉर्ट बाय इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है नो रूम रेंट लिमिट। ये क्या होता है भाई साहब, ध्यान से सुनो। रूम रेंट कैप ये बोलती है, कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जो रूम रेंट पे कैप लगा देती है। इस सर्जरी का इलाज तब देंगे 5,000 तक वाले रूम में अगर आओगे तो अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग रेट। तो कोई रेट दे रही कि 5,000 तक का रूम, कोई कहती है 6,000 तक का रूम। अब आप कह रहे हो कि सर जी मेरे को तो सुपर डिलक्स रूम में जाके सर्जरी करानी है, अब वो तो ले रहे हैं 15,000 रुपये
और ये इंश्योरेंस पॉलिसी कह रही कि 8,000 से ज़्यादा का कमरा नहीं लोगे। तो अब आपने कहा कोई बात नहीं, मेरे तो 3 दिन लगेंगे सर्जरी के, 8,000 का अलाउड है, 15 का मैं लेना चाहता हूँ, 7 या 21,000 जेब से दे दूंगा, पर मैं काम तो डिलक्स में कराऊंगा। नहीं भैया, मर जाओगे, क्योंकि हॉस्पिटल की रेट ऐसे रहती है कि भैया 6,000 वाले रूम का अगर कराओगे सर्जरी तो 2.5 लाख रुपए, और ये 15,000 वाले में कराओगे तो वही सर्जरी 5 लाख रुपए। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है ना कि रूम रेंट की कैप है 8,000, तो 8,000 वाले पैकेज का ही रिम्बर्समेंट करेगी। तो जोश जोश में आप बोलो मैं तो 5 लाख करा लिया, 21,000 दूंगा, 21,000 नहीं, 240 देके छोड़ देगी, 260 जेब से देने पड़ेंगे। तो आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए राहुल जी? कितने हजार तक के कमरे की? सर अपने हाथ में थोड़ी है। मान लो अपन 6,000 तक का कमरा ले लें और जिस हॉस्पिटल में जाए वहाँ 7,000 से नीचे कमरा ही ना हो तो मर जाएंगे। तो अपन को पॉलिसी में साफ सेलेक्ट करना है नो रूम रेंट कैप, कोई कैप नहीं, हमारी मर्जी होगी जितने में जाएंगे। भाई तुम कौन हो? राहुल जी प्रीमियम बढ़ गया तो, अरे बढ़ जान दो यार, उस समय के 5 लाख से तो बढ़िया है ना, 500 रुपए भी ज्यादा देते ना। एक और कॉलम दिख रहा है डॉक्टर कंसल्टेशन एंड फार्मेसी की। सर जी देखो, एक्सीडेंट के टाइम पे तो हमको जरूरत है, ठीक है, लंबी बीमारी एडमिशन वगैरह के टाइम पे भी जरूरत है, लेकिन मान लो छोटा सर्दी बुखार हो गया, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, 500 की पर्ची कटी, फिर वहाँ पे दवाई आई 1,000-1,500 की, वो भी कवर चाहते हो क्या? तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत बीमार पड़ता हूँ, मंथली बीमार पड़ते हैं, 5,000 का खर्चा आता है, तो भैया इसको भी सिलेक्शन कर लेना। और आप बोलते नहीं सर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, साल में इक्का दुक्का बार होता है, 2-3 हज़ार तो जेब से भी लगा सकते हैं, तो आप इसको अवॉइड कर देना, आपकी इच्छा है। दूसरा ऑप्शन है डिस्काउंट चाहिए क्या लगे तो क्लिक कर लेना। उसके बाद आता है कोई फेवरेट इंश्योरर है क्या, तो उसको देख लेना। अब मेन चीज आती है ऑल फिल्टर में चले जाओ। ऑल फिल्टर में ऑप्शन दे रहा है, सॉर्ट बाय अपन ने छोड़ दिया, कवर अपन ने डिस्कस कर लिया, रूम रेंट टाइप अपन ने कह दिया नो रूम रेंट लिमिट चाहिए। उसके बाद है पॉलिसी बेनिफिट पे। अबे देखो क्या क्या कह रहा है, एक एक करके समझो। पहला दिखा रहा है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। ये कह रहा है कि आपको हॉस्पिटल में 10 तारीख को एडमिट हुए, 5 दिन वहां पे रहे, 5 दिन का खर्चा तो हम दे देंगे, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी कई बार बहुत सारे खर्चे इलाज के, जांच के इधर उधर लग जाते हैं, वो भी कवर कराना चाहते हो क्या? बोले जी बिल्कुल, तो टिक कर दो भैया कि हॉस्पिटल से पहले भी चाहिए। और हॉस्पिटल से 15 तारीख को छुट्टी मिल गई, उसके बाद भी दुनिया भर की दवाइयाँ जांच चलती है, तो उसका भी चाहिए क्या? तो बोले हाँ जी, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पे भी कर दो क्लिक। फिर एक सवाल आता है डे केयर ट्रीटमेंट। ये क्या बवाल हुआ साहब? डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब हुआ, आपने देखा होगा पुरानी पॉलिसीज में ऐसा होता था कि कहीं भी अगर आप हॉस्पिटल में जाके बीमारी का इलाज करा रहे हो तो 1 दिन मिनिमम एडमिट होना जरूरी है। अब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि सुबह तुमको 10 बजे एडमिट करते हैं, 12 बजे ऑपरेशन करके 4 बजे डिस्चार्ज कर देते हैं। अब इंश्योरेंस पॉलिसी बोलेगी भाई तू तो एडमिट ही नहीं हुआ, सुबह गया था शाम को तो डिस्चार्ज ही हो गया, 24 घंटे तो हुआ ही नहीं, फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप बोल रहे हो नहीं भैया जो ऐसी सर्जरी हो जो 1 दिन से कम की भी हो, मेरे को तो उसका भी कुछ हो तो चाहिए, तो ये डे केयर पे क्लिक कर लेना। देखो जितना ज़्यादा क्लिक करने में आपको मजा आ रहा है ना, हर क्लिक पे थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ रहा है, लेकिन सुविधा भी बढ़ रही है। तो अब देख लेना जो आपके लिए नेसेसरी हो क्लिक करना, नहीं हो मत करना। एक ऑप्शन आता है नो क्लेम बोनस। ये क्या है साहब? नो क्लेम बोनस का मतलब है मान लो अब की बार आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी कराई, उसका साल भर प्रीमियम दिया और पूरे साल में भगवान की आप पे कृपा रही, ना आई बीमारी ना हुआ एक्सीडेंट, तो अगले साल आपको ये जो 10 लाख का कवर था ये बढ़ के अलग अलग पॉलिसी, कोई पॉलिसी 10 लाख को बढ़ा के 15 कर देगी, कोई 12 कर देगी, कोई शायद 20 भी कर दे। तो जब आप क्लेम नहीं लेते 1 साल या 2 साल, तो इंश्योरेंस पॉलिसी हर साल थोड़े पैसे कवर बढ़ा देती है या प्रीमियम कम कर देती है, दोनों में से जो भी करे अपने तो फायदे की चीज़ है। तो भैया इसको सेलेक्ट कर लो। हो सकता है इसका 1,000 रुपये प्रीमियम ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन अगर साल भर में कुछ नहीं हुआ तो कवर भी तो बढ़ गया भाई साहब। फिर आता है रिस्टोरेशन बेनिफिट। ये क्या है? ये एक तरह से रिफिल मान लो कि आपकी 10 लाख की पॉलिसी थी, ये कहता है 10 लाख की पॉलिसी है, मान लो आपने एक बार एडमिट हो गए, 6 लाख का बिल आ गया, तो 6 लाख खत्म हो गए पॉलिसी से, अब तो 4 लाख का ही करा सकते हो। ये कहता है कि अगर ऐसा एक बार हुआ तो हम उसको रिफिल भी कर देंगे। जैसे आपने 6 महीने के अंदर 6 लाख काम में आ गए, अभी भी 6 महीने का पीरियड बचा है और 4 लाख बचे हैं, ये ऑप्शन क्लिक किया वो वापस 6 लाख को आगे बढ़ा देगा। तो अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग कंडीशन है। कोई पॉलिसी कहती है हम 1 बार बढ़ाएंगे, कोई कहती है हम 2 बार बढ़ाएंगे, कोई कहती है जितनी बार बोलोगे उतनी बार बढ़ाएंगे। तो जो जितनी ज़्यादा सुविधा देगा उतना ज़्यादा प्रीमियम लेगा, आपको इसकी नीड है करवा लो। फिर आएगा फ्री हेल्थ चेकअप। ये कराएं क्या? देखो साल में एक बार आदमी को मिनिमम एक बार हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जो भी बेसिक डायबिटीज के, ब्लड शुगर के, हार्ट के इधर उधर के टेस्ट है ये सब कराने चाहिए, और मिनिमम इसका खर्चा 2-2.5 हज़ार रुपए तो लगता ही लगता है। इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम अगर इसको क्लिक कर देते हैं ना तो 500-700 रुपये प्रीमियम बढ़ता है, बट साल में एक बार ये इंश्योरेंस कंपनी के उससे आपका आराम से हो जाता है फ्री में। और इसका बेनिफिट क्या है? हर साल क्लेम कराते जाओ अपना, और हर साल फाइल में रिकॉर्ड रखते जाओ, ताकि जब क्लेम की बारी आएगी आप बोलोगे देखो भैया मैं तो सजग हूँ अपनी हेल्थ को लेके, हर साल कराता हूँ और इस साल बीमारी
बीमारी थी, इस साल बीमारी नहीं थी, तो क्लेम रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और क्लेम आसानी से पास होता है। डॉक्टर कंसल्टेशन फार्मेसी अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। प्रीमियम पर मंथ की कोई अपन को लिमिटेशन देनी नहीं, क्योंकि जैसी लिमिट दोगे फिर वो पॉलिसी वैसी कर देगा। पोर्टेबिलिटी, नया प्लान ले रहे हो या एग्जिस्टिंग प्लान को रिप्लेस कर रहे हो, वो भी इसमें हो सकता है। एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, ये भी मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है तो ये कहता है मैं कोई प्रेफरेंस नहीं है, या कहता है सर 3 साल बाद कवर होती है, ये कहता है सर 3 साल नहीं, मेरी 2 साल बाद कवर कर दो, 2 साल नहीं सर मेरी 1 साल बाद कवर कर दो, तो उस केस में भी प्रीमियम बढ़ता जाएगा आपका। 1 साल में जो प्रीमियम है वो प्रीमियम है, 2 साल की कट्टी लोगे 10% डिस्काउंट, 3 साल की कट्टी लोगे 15% डिस्काउंट। और इंश्योरर को लेकर आपको कुछ है कि मेरे को तो इन्हीं कंपनियों की पॉलिसी चाहिए, हर किसी से नहीं लूंगा, तो आप सिलेक्ट कर लो। अगर आपके मन मुताबिक पॉलिसी आपको दे रही होगी तो इंश्योरर आपको दिखा देगा। मैंने जैसी ये सारी चीज़ सेलेक्ट की, क्लिक किया, मेरे को इसने भैया 3-4 पॉलिसी बता दी कि राहुल जी जो आप चाह रहे थे ना उसके मतलब की ये पॉलिसी है, इनमें से मैं कोई भी पॉलिसी सेलेक्ट करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अब देखो मेरी पॉलिसी जैसे मैंने सेलेक्ट की ना, इसमें कुछ राइडर है, 2-3 राइडर यहाँ पे हैं, कुछ राइडर मैं आपको वैसे समझाता हूँ। ये राइडर मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि भाई साहब सुनो, ये तुम्हारे 30 दिन के वेटिंग पीरियड के बाद अगर तुम्हारे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एकेडेमिया, अस्थमा हुआ ना, तो भैया इस वेटिंग 30 दिन के बाद इनका पैसा दिलवा देंगे, इसका अलग से पैसा है। मैं कहता हूँ मेरे ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं रहने दूंगा। पर आपके ऐसी कोई बीमारी है और आप कह रहे हो तो 2 साल बाद कवर हो रही है, तो 30 दिन बाद थोड़ा एडिशनल पैसा देके कवर करवा सकते हो। एक राइडर है कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कवर है इस पॉलिसी में 4 साल का है, ये बोले तो 4 साल से 3 साल, 2 साल, 1 साल कुछ भी करवा सकते हो एडिशनल पैसा देके। एनुअल हेल्थ चेकअप का राइडर ये 1280 रुपये ले रहा है मेरे से, 1280 रुपये अगर मैं दे दूंगा तो मेरा साल भर का प्रीमियम कर देगा। उसके बाद नीचे गए भाई साहब ये सुपर टॉपअप का ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, क्लिक करो, ऐड कर लो। क्रिटिकल इलनेस, ये क्या होता है? कुछ विशिष्ट बीमारियां होती है जिसका एडिशनल कि देखो 10 लाख रुपए तो जनरल इंश्योरेंस है, हाँ अगर एक कैंसर हो गया तो ये 10 लाख अलग से मिलेंगे, या अलग अलग डिजीज का अलग अलग पैसा है लेकिन उसके एडिशनल कवर आपको और मिल जाते हैं। एक टर्म है जिसके चक्कर में आदमी का क्लेम होने के बावजूद भी भाई साहब आदमी मर जाता है, उसको कहते हैं सब लिमिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राहुल मलोदिया, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया, मैं रिलैक्स हूँ कि कुछ भी 10 लाख तक का होगा तो भाई साहब कवर हो जाएगा। लेकिन भगवान ना करे मेरे कैंसर निकल गया, अब मेरे कैंसर निकल गया, मैंने उसका इलाज कराया, 5 लाख रुपए आए, मैंने क्लेम मांगा, उन्होंने मेरे को दिए 3 लाख रुपए। मैं कहा जब 5 लाख का है यार, मेरी 10 लाख की पॉलिसी है, 3 क्यों दे रहे हो? बोले राहुल जी डॉक्यूमेंट में देखो लिखा सब लिमिट, ये कैंसर में सब लिमिट 3 लाख की है। तो अगर वो चीज़ अगर मैंने बिना देखे साइन कर दी, लग गया ना 2 लाख का फटका। तो आप कोशिश करो कि भैया जब आप पॉलिसी पढ़ रहे हो उसमें किसी भी तरह का सब लिमिट का कोई क्लॉज होना नहीं चाहिए, और अगर सब लिमिट का क्लॉज हो तो रीजनेबल हो। कि सब लिमिट का क्लॉज बताया कि यार आंखों की बीमारी में 2 लाख की सब लिमिट है, तो आप बोलो हाँ यार आंखों में 1-1.5 लाख में हो जाता है, 2 लाख में क्या फ़र्क पड़ता है, 2 का 2.25 हो गया, 25 में दे दूंगा, बाकी मोटा मोटी 2 के अंदर। पर आपको ऐसा लगे आँख की बीमारी मिनिमम 1 लाख का खर्चा होता है और ये 50,000 की सब लिमिट दे के बैठा है, फिर ऐसी पॉलिसी आपको नहीं लेनी चाहिए। दूसरी दिक्कत, कई पॉलिसी में लिख देता है कोपे है, इसमें 20% कोपे है, मतलब जितना भी क्लेम बनेगा 80% इंश्योरेंस देगी, 20% आप दो। क्यों भाई? कोपे है। अरे काय का कोपे, मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं ना, इंश्योरेंस कंपनी यू पे, तो जहां भी होना 0% कोपे होना चाहिए, 100% क्लेम लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, हमें जेब से ही देना है तो पॉलिसी क्यों कर रहे हैं? फिर एक पॉलिसी कराते टाइम एक चीज और पूछो भाई साहब कि ये जोनल पॉलिसी है कि नेशनल पॉलिसी है? बोले सर ये क्या होता है? मान लो मैं जयपुर में बैठा हूँ, जयपुर का एड्रेस लगाया, जयपुर का आधार कार्ड लगाया, मैं चला गया बॉम्बे, बॉम्बे में कोई घटना हो गई, अब मुझे बॉम्बे में इलाज चाहिए, मैं इलाज ढूंढ रहा हूँ, मैंने इलाज करा लिया, मैंने कहा चलो 6 लाख का बिल है, इंश्योरेंस कंपनी को भेजो। इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है? आपकी पॉलिसी तो जोनल थी, जयपुर वाले थे, क्या करने गए थे बॉम्बे, हम नहीं देंगे क्लेम। मैं तो मर गया भाई साहब। तो पॉलिसी ये देखो कि भैया कोई जोनल पॉलिसी ना हो कि भैया ये इसी एरिया में मिलेगा, उस एरिया में नहीं जा सकते। पॉलिसी आपकी नेशनल होनी चाहिए कि मुझे बीमारी कहीं भी हो, मैं इलाज कहीं भी कराऊं, कवर पूरा दो। एक और चीज़ होती है कैशलेस पॉलिसी या रियम्बर्स पॉलिसी। रियम्बर्स पॉलिसी का मतलब है कि भाई मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 3 लाख का खर्चा आया, मैंने 3 लाख रुपए हॉस्पिटल को दे दिए, घर आ गया, क्लेम बना के मैंने पॉलिसी वालों को भेज दिया, उन्होंने चेक कर कुरा के 5-6 दिन में मेरे 3 लाख रुपए खाते में डाल दिए, बात खत्म। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस समय हॉस्पिटल में देने की भी मेरे पास तो 3 लाख नहीं है, और मैं तो नहीं चाहता कि 3 लाख पहले हॉस्पिटल को दूं, फिर इन लफड़ों में पड़ूं, कल को ऐसी स्थिति आ जाए बाई चांस कि भैया मेरे को तो क्लेम ही नहीं मिला। तो मैं तो चाहता हूँ कैशलेस हो जाए मेरे साथ। तो कई इंश्योरेंस कंपनियां कैशलेस इंश्योरेंस देती है कि आप तो जाओ अस्पताल में एडमिट हो जाओ, इलाज करा के घर जाओ, हॉस्पिटल वालों को हम देख लेंगे। अब कैशलेस के चक्कर में 2 दिक्कतें होती है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, कैशलेस सब हॉस्पिटल में नहीं होता, कुछ ही हॉस्पिटल में होता है। तो जैसे सपोज आपको इलाज कराना था एक्स हॉस्पिटल में, पर उसका आपकी इंश्योरेंस कंपनी से टाइप ही नहीं है,
वो कह रहा है कि भैया हम तो कैशलेस वैसेज नहीं करते। तो एक दिक्कत ये हो सकती है। तो अगर कैशलेस कराओ तो ये ध्यान रखो कि उस कंपनी का आपके सभी मेजर शहर के आसपास के हॉस्पिटल से टाइप होना चाहिए। दूसरी चीज़, कई बार कैशलेस के नाम से हॉस्पिटल वालों का दिमाग खराब हो जाता है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं तुम तो इलाज करा के चले जाओगे, ये पैसे हमको इंश्योरेंस कंपनी से मांगने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा नखरे करती है, हम निमट जाते हैं। तो कई हॉस्पिटल या तो आपको कहते हैं कि भैया हम जब तक हमारा पैसा वहाँ से नहीं आएगा ना, थोड़ा पैसा हम तुमसे लेंगे। तो आप पॉलिसी ऐसी लो जो कैशलेस भी हो लेकिन साथ में रीइंबर्स भी करती हो। ऐसा नहीं हो कि आप अटक जाओ उस चक्कर में कि हॉस्पिटल हाथ खड़े कर दे और आप वहाँ कुछ करवा ही ना पाओ। अच्छा, कई इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बहुत बढ़िया चीज़ें आपको देती है और सस्ता प्रीमियम देती है, आप बड़े खुश होते हो। खुश नहीं होना, उस प्रीमियम के साथ वो एक लिस्ट और चिपका देती है, कहते हैं लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन। ये 50-55 चीज़ें जो हम कवर नहीं करते और आपका मेजर खर्चा उन्हीं चीज़ों का होता है। आप सस्ता प्रीमियम लेके राजी हो रहे हो तो प्रीमियम के साथ लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन जरूर मांग लेना कि भैया इसमें क्या क्या नहीं है जो मुझे जेब से देना है। वो आपको पड़ता खाता हो तो पॉलिसी लो, नहीं तो मत लेना। अब राहुल जी एक बात बताओ, आप इतनी चीज़ें बोल रहे हो कि पूछ लेना जोनल नहीं है, जोनल है कि नेशनल है, पूछ लेना। पूछ किससे पूछें? अरे पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव से। जैसे ही ये फॉर्म भरने लगोगे ना, फॉर्म भरते भरते आप फॉर्म भरो पूरा भी नहीं करोगे जब तक तो वहाँ से फ़ोन आ जाएगा कि भैया पॉलिसी ले रहे हो क्या। तो उनसे सारी डिटेल जो आपके दिमाग में अटक रही हो सारी चीज़ पूछ लेना। वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में भी मदद करेगा, क्लेम के टाइम भी पॉलिसी बाजार की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। तो भैया ये था हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा लेखा जोखा। क्या लेना है, क्यों लेना है, कितना लेना है, किससे लेना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। टर्म इंश्योरेंस में एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। और भी कोई चीज़ जो आपका दिमाग परेशान कर रही हो कि सर ये कॉन्सेप्ट और बता दो, वो चीज़ और बता दो, होम लोन बता दो, पर्सनल लोन बता दो, तो मुझे कमेंट में बताओ किस चीज़ पर अगली वीडियो बनानी है। वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तीसरी बार बता देता हूँ, पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में आपको मिल जाएगा। क्लिक करो और अभी से अपनी जर्नी शुरुआत करो।